कितने खेल खेलती है कौन जाने, इसे समझ पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं। मीना भी कुछ कहाँ समझ पाई। एक पल में ही जिंदगी कैसे करवट बदल लेती है कि आंखों से हमेशा के लिए नींद ही गायब हो जाए। 3 वर्ष पहले मीना की शादी हुई थी। पति फौज में था। एक दिन समाचार आया कि वो सीमा पर मारा गया। सरकारी मोहरे लगा हुआ खत मीना के लिए उसके कफन की तरह था। क्योंकि औरतें जानती हैं, इस देश में मर्द एक बार मरता है, मगर उसकी मृत्यु के बाद उसकी औरत जितने समय तक जीवित रहती है, ना जाने कितनी कितनी बार मरती है। जाने कैसा अभिशाप था। 20 बरस पहले बड़ी बेटी अविनाश को जन्म देते ही मर गए। मीना की उम्र करीब 10 बरस की थी तब। अविनाश ने जन्म के बाद अपने साथ खेलने वाला किसी और को नहीं देखा था, सिर्फ मीना को देखा था। बड़े बेटे का भी विवाह न टिका और तलाक हो गया। मार्चेंट नेवी में होने के कारण वो दूसरे देश चला गया। मीना की जब शादी हुई थी तो अविनाश 15 साल का था। मीना की शादी के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो भी हॉस्टल चला गया। फिर इन 3 वर्षों में अविनाश की सिर्फ कदकाठी विकसित नहीं हुई थी, बल्कि तकदीर की रेखाएं भी बदल गई हुई। ईश्वर जब मनुष्य की जीभ काट देता है तो वो कुछ बोल नहीं सकता। मीना के माता पिता भी गूंगे हो गए। मीना जब अर्थी की भांति पिघल आई तो घर की गूंगी दीवारें त्राही त्राही करने लगी। बूढ़ी हड्डियां तकदीर के इस मार को बर्दाश्त कर पाने में असमर्थ थी। किसी जवान सहारे की जरूरत थी, सो अविनाश को बुलावा भेजकर बुला लिया। मीनू, उठ ना मीनू, खाना खाए। अविनाश, तू आ गया अविनाश। अविनाश, मीनू, अविनाश, अपने आप को संभाल। अविनाश, मेरा बाका मुझे छोड़ इस दुनिया से चला गया रे। अब मैं किसके लिए जिंदा रहूं? अविनाश, मीनू, ऐसे अपना आपा खो देगी तो नाना नानी का क्या हाल होगा? हाँ? मैं क्या करूं? क्या करूं अविनाश? मेरे बाके के साथ जैसे मेरी भी मौत हो गई है रे। मीनू, जब माँ मुझे जन्म देते वक्त मर गई थी तब तूने तो मुझे संभाला था। किसी के चले जाने से जिंदगी थोड़ी खत्म हो जाती है। चल उठ और देख तो मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। तुम्हारी मनपसंद आलू के पराठे। चल ये। अविनाश, हाँ? तू कितना बड़ा हो गया रे। मुझे संभालने वाला हो गया। पता है, मेरा बाका वो भी मुझे मीनू कह के पुकारता था, मगर उसके मौत से मीनू भी मर गई। मीना, ये सरकारी मोहर लगा हुआ खत आया तुम्हारे लिए। किसने? मैं देखता हूँ। अरे मीनू, अच्छी खबर है। इसमें लिखा है सरकार तुम्हारी मदद करना चाहती है। अगर तुम्हें घर बनाने के लिए जमीन की जरूरत हो तो जमीन देने के लिए तैयार है। अगर अपना कोई काम करना हो या फिर हाँ, अरे तुम्हें तो रुपए भी दे सकती है या फिर फौजी स्कूल में नौकरी भी। सरकार इसी तरह फौजी की विधवाओं की मदद करती है। क्या? हाँ? सरकार को मुझे विधवा कहने का कोई हक नहीं है। मेरा बाका इस दुनिया से चला गया है, मगर अभी भी मेरी आत्मा में वो रचा बसा है। मुझे उनकी कोई मदद नहीं चाहिए। उनकी उनकी ये मदद मेरे बाके के अर्थी के फूल के समान है। मीनू, अगर नहीं जाना है तो मत जाओ, कोई जबरदस्ती नहीं है। अविनाश, तो कितना बड़ा हो गया रे। बिल्कुल मेरे बाके जैसा ही है। मेरा बाका बस मुझे एक औलाद दे जाता तो जिंदगी थोड़ी सी आसान होती। अब ये सन्नाटा मुझे खाए जा रहा है और ये सन्नाटे का अंधेरा उजाले को आने नहीं देती। मैं क्या करूं? मेरे बाके के साथ
मेरी भी कोख चली गई। मगर मगर जब तू मेरे साथ होता है अविनाश, तब ना मुझे एक उजाले की चमक दिखने लगती है, और ये उजाले की चमक उस सन्नाटे के अंधेरे को बीधने लगती है। मुझे तब मेरा बांका नजर आता है, तो कभी उसका बच्चा। मगर जानती हूं कि एक इस दुनिया में नहीं है और दूसरे का इस दुनिया में आना संभव नहीं है। और अचानक से मुझे फिर से दो साए नजर आने लगते हैं। मैं क्या करूं अविनाश? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं अविनाश? मीनू, अविनाश, मीनू, अविनाश। मीनू, चुप हो जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। जैसे अंधेरा और उजाला एक दूसरे में खुल जाते हैं, वैसे ही इस पल को एक दूसरे में खुल जाने दो। एक औरत के कपड़े और एक मर्द के कपड़े कांप कर खाट के नीचे गिर गए और खाट के पांव के पास सिर झुकाकर गठरी की तरह बैठ गए। ये आत्मा के स्पर्श का पल नहीं था। ये एक प्रलय के समान घड़ी थी जिसमें एक औरत अपने मन के संस्कारों पर पांव रखकर अलग को खोज रही थी और एक पुरुष बहुत घबरा कर अपनी आयु से अधिक बड़ा हो रहा था। प्रलय की घड़ी बीत गई और मीना एक नई मौत मर गई। सारी रात जैसे घाट पर दो औरतें एक दूसरे को दोष देते हुए एक दूसरे को मार दिया था। और फिर सवेरे के समय जो औरत कमरे से बाहर निकली वो एक तीसरी औरत थी। उसने मसल कर फेंके हुए सरकारी कागजों पर जल्दी से दस्तखत की और लिखा कि वह जल्द से जल्द किसी दूर पहाड़ी इलाके के स्कूल में नौकरी करना चाहती है। दुखांत ये नहीं होता कि रात के कटोरे को कोई जिंदगी के शहद से भर ना सके और वास्तविकता के होठ उस शहद को चख ना सके। दुखांत ये होता है कि रात की कटोरी पर से चंद्रमा की कलई उतर जाए और उस कटोरी में पड़ी हुई कल्पना कसैली हो जाए। दुखांत ये नहीं होता कि आपके किस्मत से आपके साजन का नाम पता पढ़ा ना जाए और आपके उम्र की चिट्ठी आपको सदा रुलाती रहे। दुखांत ये होता है कि आप अपने प्रिय को उम्र की सारी चिट्ठी लिख दें और फिर आपके पास से उस प्रिय का नाम पता खो जाए। दुखांत ये नहीं होता कि आप अपने इश्क के ठिठुरते शरीर के लिए सारी उम्र गीतों के परहन सीते रहे। दुखांत ये होता है कि इन परहनों को सीने के लिए विचारों का धागा चूक जाए, कलम सुई का छेद टूट जाए। दुखांत ये नहीं होता कि जिंदगी के लंबी डगर पर समाज अपने बंधन के कांटे बिखेरते रहे और आपके पैरों से सदा लहू बहता रहे। दुखांत ये होता है कि आप लहू लुहान पैरों से उस जगह पर खड़े हो जाए जिसके आगे कोई रास्ता आपको बुलावा ना दे। दुखांत ये नहीं होता कि संवेदना से लबरेज औरतें सूरज की ताप की प्रतीक्षा में पड़े पड़े सूख जाए। दुखांत ये होता है कि
कि जिंदगी का सूरज आंख मिचौली खेले और भीगी औरतें भीगी ही रह जाएं। लाल फूल के उगने के इंतजार में रेत में दफन हो जाए। नाटक भीगी औरतें, और मुझे लग रहा है कि ये संयोग ही है, यह जो भीगापन जो है वो बारिश हो रही है। पूरी वातावरण में फैल गया है और धीरे धीरे उसकी जो बूंदें हैं वो कहीं न कहीं हमारे मन तक पहुंच गई। और लिखने की जो बात है, तो यदि प्रेमचंद को यदि माने, यदि बहुत ही स्टॉलवर्ट लेखक हैं, बहुत बड़े लेखक हैं, उनकी जो 3 दृष्टियां हैं, यदि उनके व्यक्तिगत जीवन को देखा जाए तो उनकी रचनाओं में निश्चित तौर पर स्त्री संवेदना है, भरपूर है। लेकिन जब उनकी पत्नी शिवरानी देवी की दृष्टि से जब प्रेमचंद को देखा गया, बिल्कुल ईमानदारी के साथ शिवरानी देवी ने उसको स्वीकार किया कि प्रेमचंद ने एक विधवा स्त्री के साथ शादी की, लेकिन वो स्त्री बाल विधवा है। क्या शिवरानी देवी यदि बच्चों वाली विधवा होती तो क्या प्रेमचंद विवाह करते? लेकिन यहाँ जो भीगी है मीनू, वो थोड़ी अलग है, क्योंकि मीनू एक ऐसी औरत है जो भीगी तो है लेकिन इंतजार में, अनकही इमोशंस में, समझौते में, और कभी कभी एक बहुत बड़ी चुप्पी में। Because Meenu is drenched in experiences from her childhood to her womanhood. अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो 2 शब्द हैं जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, एक है कंडीशन और दूसरा है कंडीशनिंग। सवाल ये है, क्या अभी जो बारिश हो रहा था, कभी अपनी मर्जी से क्या हम भीग पाएंगे? आप घर जाते समय भीगेंगे एक बार? इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर सिर्फ सेलिब्रेशन ना करें, थोड़ा रिफ्लेक्ट करें, थोड़ा क्वेश्चन करें और शायद थोड़ा अनलर्न भी करें। और क्यों अंत में ये जो कहानी जाती है वहां भी उसने जो कर, अभी जो हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये उसे नौकरी लेके इस चीज से निकल नहीं जाना चाहिए था, बल्कि ये घोषणा कि मैंने जो किया मैंने सजग भाव से किया और इसको एक्सेप्टेंस, क्योंकि समाज के उस ढांचे को बिना तोड़े या बिना कम से कम उसमें क्रैक्स लाए हम दुनिया को बदलने का दावा नहीं कर सकते। और तोड़ा है, हम लोगों ने अपने स्तर पे तोड़ा है, हमारी आने वाली पीढ़ी अपने स्तर आगे बढ़ेगी। अमृता प्रीतम की तरह ही मैं सोचने की बात कहती हूँ कि स्त्री को वो जो है जैसी है, उसके अंदर की जो इच्छाएं हैं उसे खुलकर अभिव्यक्त जब तक करने का सामाजिक या उसके खुद के अंदर इच्छा नहीं है, तब तक किसी विमर्श से कुछ नहीं हो सकता है। तो एक ऐसा समाज बने जहां स्त्रियां अपनी बात कह सके। आजादी चाहिए मुझे ये चाहिए, और मुझे, लेकिन मुझे साथ ही सामने वाले को भी उतनी आजादी देनी चाहिए। हमेशा विक्टिम कार्ड नहीं खेलना चाहिए। यस प्लीज।